मैं प्लायर्स की मदद से फेसहगर की टेंटिकल को सावधानी से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जैसे ही मैं दबाव डालता हूँ, उस राक्षस की पूंछ पीड़ित की गर्दन के चारों ओर कस जाती है। मैं देख सकता हूँ कि टीम का सदस्य लगभग घुटने वाला है, इसलिए मैं अनिच्छा से हार मान लेता हूँ। लेकिन अजीब बात है कि राक्षस का मुंह और नाक टीम सदस्य के चेहरे पर कसकर चिपके हुए हैं, फिर भी वह किसी तरह अभी भी जिंदा है। मैं तुरंत उसके शरीर को स्कैन करने का फैसला करता हूँ और हैरानी की बात यह है कि मुझे पता चलता है कि राक्षस के मुंह के हिस्से पहले ही उसकी गले में गहराई तक घुस चुके हैं, जो लगातार उसे ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, जिससे वह जिंदा है और साथ ही उसके शरीर को सुन्न भी कर रहे हैं। कैप्टन, जो साफ तौर पर घबराया हुआ है, तुरंत आदेश देता है कि फेसहगर को हटा दिया जाए। चर्चा के बाद हम यह तय करते हैं कि प्राणी की टेंटिकल को काटने के लिए लेजर कटर का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जैसे ही हम कट लगाते हैं, तुरंत ही पीले रंग का खून की धार निकल पड़ती है। और भी बुरी बात यह है कि उस प्राणी का खून बेहद अम्लीय है और हम देख सकते हैं कि जहाज का ढांचा तेजी से घुलने लगा है। कैप्टन निचले स्तरों की ओर दौड़ता है, लेकिन हम बहुत देर कर चुके होते हैं। संक्षारण की प्रक्रिया केवल तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद ही धीमी पड़ती है। सिर्फ एक बूंद खून ने लगभग पूरे जहाज को तबाह कर दिया था। इस स्थिति का सामना करते हुए सर्जरी पूरी तरह रुक जाती है। जैसे ही कप्तान हार मानने ही वाला होता है, ऐसी एक चौंकाने वाला संदेश भेजती है, वो प्राणी गायब हो गया है। हम मेडिकल बे की ओर दौड़ते हैं और सचमुच पाते हैं कि टीम सदस्य का चेहरा अब पूरी तरह खाली है। मैं लेजर चाकू उठाता हूँ, हर कोने को सावधानी से तलाशता हूँ, लेकिन वह प्राणी कहीं नहीं मिलता। ठीक उसी वक्त जब हम हैरान हैं, फेसहगर अचानक छत से गिरता है, जिससे अन्ना इतनी डर जाती है कि वह लगभग अपने आप पर काबू खो बैठती है। हालांकि जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह प्राणी वास्तव में मर चुका है। अब जब वह प्राणी खतरा नहीं रहा, ऐसी सुझाव देती है कि हम उसके शरीर को आगे की जांच के लिए पृथ्वी पर ले जाएं। हालांकि अन्ना इसका कड़ा विरोध करती है। कप्तान ऐशी के अनुरोध को मान लेता है। इसी बीच जहाज की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद हम जहाज को चालू कर देते हैं। इस अजीब ग्रह को छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। हम केन के साथ क्या करें, जो अब भी बेहोश है। जैसे ही हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, केन चमत्कारिक रूप से जाग जाता है। लगता है वह ठीक है और जागते ही वह सबसे पहले भरपेट खाना खाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर अगले ही पल एक डरावना दृश्य सामने आता है। केन, जो अभी अभी अपना खाना एंजॉय कर रहा था, अचानक जड़ हो जाता है और फिर जोर जोर से उल्टियां करने लगता है। उसका शरीर बेकाबू होकर उन्मादी झटकों में चला जाता है। ये देखकर हम तुरंत उसके मुंह में एक चम्मच डाल देते हैं, इस उम्मीद में कि वह अपनी जीभ न काट ले। इससे पहले कि हम कुछ करते, केन का पेट अचानक फटा और मुट्ठी के आकार का एक जीव बाहर निकला। हम सब हैरान परेशान जड़ हो जाते हैं और बेबस होकर देखते हैं कि वह जीव तेजी से भाग जाता है। अब हम क्या करें? होश में आते ही हम तुरंत तैयार हो जाते हैं और उस जीव को खोजने के लिए विशाल जहाज में तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह राक्षस सक्रिय रूप से छिप रहा है और काफी देर तक खोजने के बाद हमें सिर्फ एक कांपता हुआ डिवोरर बीस्ट ही मिलता है। हम एलियन का कोई भी निशान नहीं देख पाते। डिवोरर कैट से और परेशानी से बचने के लिए जॉन ब्रेड को उसे पकड़ने का निर्देश देता है। जैसा कि उम्मीद थी, ब्रेड जल्दी ही खुद को गंभीर खतरे में पाता है। जब वह डिवोरर कैट का पीछा करते हुए इंजन रूम में पहुंचता है, तो अचानक उसे फर्श पर एक अजीब सा ढेला दिखाई देता है, जो असल में उस जीव का खोल होता है जिसे उसने निगल लिया था। ब्रेड अभी भी अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे को नहीं समझ पाता और शांतिपूर्वक डिवोरर कैट को पुकारता है, आ जाओ बेबी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि एलियन ठीक उसके सिर के ऊपर झुका हुआ है, हमला करने के लिए तैयार।